डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चला हुआ था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और अब तक हम क्या कर चुके हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं, पार्टनरशिप कर चुके हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर चुके हैं जिसको हम HUF भी बोलते हैं। आज जो अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज ये कंप्लीट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो इसी से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। पहले वो बात ध्यान से समझना, फिर इसको स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को। देखो एक बार, देखो हम जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हम तक कैसे आता है, क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। देखो, पहले कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, फिर वो होलसेलर को बेच देगा, होलसेलर रिटेलर को बेच देगा, और रिटेलर्स हमें बेच देंगे, मीन्स कस्टमर या कंज्यूमर्स को बेच देंगे। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कोई चीज़ बना रहा है, उत्पादन जो कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर होता है। होलसेलर, आप ये समझ लो, होलसेलर होते हैं जो बड़ी दुकान रखते हैं ना, जिनकी बड़ी दुकान होती है, बहुत सारा माल होता है उसमें, वो होलसेलर। और जो छोटी दुकानें होती है, गाँव में होती है, वो रिटेलर्स, और कस्टमर्स हम होते हैं, कंज्यूमर्स हम होते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बनाई है, वो बनी है मान लो 100 रुपये की, मान के चलना 100 रुपये की कोई चीज़ बन गई, वो अब होलसेलर को बेच देगा। होलसेलर उसको 100 रुपये में, ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा। मान लो होलसेलर को इसने बेच दी वो 120 रुपये में। अब 20 रुपये इसने प्रॉफिट रख लिया अपना, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट रख लिया 20 रुपये। अब होलसेलर बेच देगा रिटेलर्स को, मान लो 140 रुपीज़ में बेच दिया, 20 रुपये इसने प्रॉफिट रख लिया अपने। फिर रिटेलर्स हमें बेच देगा, हम कस्टमर या कंज्यूमर्स हैं, मान लो 160 का हमें बेच दिया, 20 रुपये इसने प्रॉफिट रख लिया। ये प्रॉफिट ज़्यादा कम हो सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 रुपये प्रॉफिट रख रहे हैं हर कोई। तो आप एक चीज़ देखो, जो चीज़ 100 रुपये की बनी थी वो हमें मिल रही है 160 रुपीज़ में, मीन्स 60 रुपीज़ तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। अब ये 60 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, किन को पे कर रहे हैं? मिडल मैन हो गए ये, यहाँ से होलसेलर, रिटेलर्स, ये मिडल मैन है। मीन्स मिडल मैन को हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 60 रुपीज़। जो चीज़ 100 रुपये की मिल सकती थी वो हम 160 रुपये में खरीद रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाए कि जो चीज़ 100 रुपये की बनी है वो हम तक 100 रुपये में आ जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 110-20 रुपये में आ जाए, 160 की तो ना ही, कम से कम इतना ज़्यादा पैसा तो ना देना पड़े हमें। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इन मिडल मैन को जो पैसे देने पड़ते हैं, इनसे बचने के लिए एक टाइप का बिजनेस होता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मीनिंग समझ लो एक बार। देखो मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखो मीनिंग लिखा हुआ बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखो, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव का मीनिंग है एक साथ मिलकर काम करना किसी एक कॉमन लक्ष्य के लिए, पर्पस के लिए, वो कोऑपरेटिव होता है। देखो एक बार, अब हम यहाँ पर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन पर्पस के लिए मिलकर काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि ये बीच के जो मिडल मैन है, जो फालतू का पैसा ले जाते हैं हमसे, इनको कैसे भी हटाओ, और कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और प्रोडक्ट खरीद के लिए आएगा। अब उसको 160 रुपीज़ पे नहीं करने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ में भी काम चल सकता है। ठीक है, तो हमारा मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हमारा खुद का बेनिफिट करना। कैसे करना? ये जो बीच के मिडल मैन्स हैं इनको हटाकर खुद का अपने लिए प्रॉफिट करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको अच्छे से। देखो बेटा, अब क्या पढ़ना है? ऐसे मिडल मैन जो बीच में प्रॉफिट लेते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और क्या डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे जो मिडल मैन को प्रॉफिट देते हैं ना, वो नहीं देंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाएंगे और प्रॉफिट कमा ले, मतलब प्रॉफिट जो वो कमाते हैं उनको ना देना पड़े, वो प्रॉफिट हमें ही बच जाए।
और ये काम कौन कर सकते हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, वो मिलकर ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस बोलते हैं। और जो भी आपस में मेंबर्स मिलेंगे वो वॉलेंट्री एसोसिएशन होगा। वॉलेंट्री मीन्स अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, वो अपनी मर्जी से आपस में मिलकर बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात याद रख लेना, अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन उसको कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बातें मैंने बताई है उनको लिख भी रखा है, उसको रीड आउट कर लेते हैं। देखो एक बात, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये एक अपनी मर्जी से एसोसिएशन, मीन एसोसिएशन का मीन होता है इकट्ठे होना, वॉलेंट्री का मीन्स अपनी मर्जी से। देखो एक बार, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यहाँ पर कुछ लोग अपने आप मिलते हैं, हु जॉइन टूगेदर, जो इकट्ठे होते हैं, विद द एम ऑफ मेंबर्स वेलफेयर, अपने भले के लिए। उनका मेन एम, लक्ष्य क्या होता है, मेंबर्स वेलफेयर, अपने भले के लिए, इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोमिन होता है आपस में, ऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मीन्स आपस में मिलकर कोई काम करना किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी एक लक्ष्य के लिए। और यहाँ पर क्या लक्ष्य है, उन मिडल मैन को हटाओ जो फालतू का प्रॉफिट हमसे ले जाते हैं, उन वो प्रॉफिट उनको ना मिले, वो पैसे हमें ही बच जाए। ठीक है, मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है अगर इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। देखो लिखा भी हुआ है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये कह लो एक एक्ट है इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ये क्या करते हैं, मिडल मैन जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, जो फालतू का प्रॉफिट कमा लेते हैं हमसे, उनसे बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मिडल मैन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो भी पैसों की नीड पड़ती है, पैसे वो इकट्ठा करेंगे, पहले पैसे इकट्ठा करके कोई भी प्रोडक्ट जो उनको खरीदना वो लेने जाएंगे, तो पैसे कहाँ से आते हैं, वो आपस में ही इकट्ठा कर लेते हैं। फंड्स मीन्स पैसे आर रेज थ्रू मेंबर्स, जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो मेंबर्स ही आपस में कर लेते हैं। और मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए ये सोसाइटी बनाने के लिए, लिखा भी हुआ है, मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, अडल्ट मीन्स है यहाँ पर जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, मीन्स मेजर हो चुके हैं, जो माइनर नहीं है। माइनर वो होते हैं जो 18 साल से छोटे होते हैं, और मेजर जो 18 साल से बड़े होते हैं, मेजर को अडल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप समझ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। मिडल मैन जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, और उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो उन मिडल मैन के थ्रू ना खरीद कर खुद से मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं। ये मेन इनका एम होता है। ठीक है, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स या नेचर एक ही बात होता है। अब हम फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे। देखो ये बात अगर हमने ये अच्छे से पढ़ लिया ना, फीचर्स हमें अपने आप पता चल जाएगा। देखो क्या हमने ये पढ़ा, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, मीन्स अपनी मर्जी से मेंबर बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी का दबाव नहीं होता मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मीनिंग देख लो, जैसे इसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है। अगर किसी के खिलाफ केस करना हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कानून की नज़रों में अब वैल्यू है, मीन्स लीगल स्टेटस है। लीगल मीन्स कानूनी। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। मेंबर्स की यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई पैसों की नीड आ गई या लॉस हो गया, तो मेंबर्स पर इतनी ही लाइबिलिटी आएगी जी, इतनी लाइबिलिटी उन्होंने अंडरटेक कर रखी है, मतलब ले रखी है, उससे ज़्यादा उनसे पैसे नहीं मांग सकते, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंट्रोल, कंट्रोल किसका होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड कर कर एक मैनेजिंग कमेटी बना लेते हैं, और जो मैनेजिंग कमेटी बनती है उसका कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। अच्छा, मेन इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है, वो सोशल वेलफेयर है। ये हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं। तो देखा आपने कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फीचर्स जो होते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। और एक बात और, फीचर्स से ही मेरिट्स एंड डिमेरिट्स निकल के आएंगे, आप देखना भी। देखते हैं मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मीनिंग देख लो क्या है।
अगर मान लो किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर भी चलती रहेगी, मीन्स एग्जिस्टेंस तो उसका फिर भी रहेगा ना। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही तो है, स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट, मेंबर्स के जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फंड प्रोवाइडेड। ये नहीं है कि मान लो किसी मेंबर ने ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करा रखे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मान लो मैंने 1 लाख रुपए दे दिए और दूसरे मेंबर ने 20,000 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरी ज़्यादा वोटिंग पावर होगी और उसकी कम होगी। पैसे बेशक किसी ने कितने भी दिए, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका वोटिंग राइट इक्वल रहेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लिमिटेड लाइबिलिटी हमने लास्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, मेंबर्स को अगर लॉस हो जाए ज़्यादा पे करने की नीड नहीं है, जितनी उनकी लाइबिलिटी है वही पे करना है, ज़्यादा नहीं पे करना। अगर मान लो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती मान के चलना, तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाती अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, इफ देर इज लॉस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देन मेंबर्स हैव टू पे ओनली द लाइबिलिटी विच दे हैव अंडरटेकन, मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेस फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। केवल 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 10 अडल्ट मेंबर्स हो वो मिले और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करने की नीड नहीं, ओनली 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट से भी इसमें हमें सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है कैसे मिलता है, देखो गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है इन पे, या लगाती ही नहीं, लगाती है तो बहुत थोड़ा लगाती है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या मेन मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है ना, और गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का भला हो, इसलिए गवर्नमेंट इसमें टैक्स नहीं लगाती, ऊपर से सब्सिडी और देती है हमें, सब्सिडी मतलब छूट देती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस या डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी फीचर से ही निकल जाएंगे। देखो एक बार, लिमिटेड रिसोर्सेज, केवल वो पैसा लगता है इसमें जो मेंबर्स लगाते हैं, फालतू का पैसा नहीं होता इसमें, मेंबर्स वाला ही पैसा होता है। बेटा 10 मेंबर्स चाहिए ये बनाने के लिए, 10 मेंबर कितना पैसा लगा सकते हैं, एक लिमिटेड ही पैसा लगा सकते हैं। अगर मान लो इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर होते, 500-600 मेंबर होंगे तब ज़्यादा पैसा आएगा। अगर मान लो केवल 10 मेंबर्स हैं, क्योंकि 10 मेंबर्स इनफ है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स कम पैसे रहेंगे इसमें। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट। देखो जब पैसों की कमी होती है इसमें, तो प्रोफेशनल्स जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेज करने के लिए उनको वो जॉब पे नहीं रख सकते, तो वो खुद ही मैनेज करते हैं, और वो खुद मैनेज करेंगे, क्या पता उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल ना हो। अगर मैनेजमेंट स्किल ना हो तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर अच्छे नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एज ड्यू टू लैक फंड प्रोफेशनल्स आर नॉट हायर्ड। क्योंकि कम पैसा होता है इसलिए प्रोफेशनल्स मीन्स मैनेजर्स आर नॉट हायर्ड, उनको जॉब पे नहीं रखा जाता है। हायर्ड का मतलब है यहाँ पर जॉब पे रखना। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मीन है ये, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि उनको अकाउंट शो करें, मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है वो उनको दिखाना पड़ेगा। तो अब एक बात हो, जब अकाउंट ही डिस्क्लोज कर दिए तो सीक्रेसी कहाँ पर रही। और मीटिंग भी, मेंबर्स की जो मीटिंग होगी उसमें जो भी प्लान होंगे उनके, वो भी उनको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। तो जब ये सारा कुछ बताना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो वहाँ पर सीक्रेसी कहाँ पर रही, सीक्रेसी तो रही नहीं, सब कुछ सबको पता चल गया। जिससे क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, मान लो एक मेंबर, वो 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, तो वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाके बता सकता है यहाँ के जो भी अकाउंट्स की डिटेल है या प्लानिंग जो भी चल रही है वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाके बता देगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है ना एक तरह से, तो हम नेगेटिव पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट इन ओपिनियन। कन्फ्लिक्ट का मीन होता है झगड़ा, एक तरह से एक राय ना बनना, कन्फ्लिक्ट इन ओपिनियन। किसी की कोई राय हो सकती है, किसी मेंबर की कोई राय, क्योंकि एक से ज़्यादा मेंबर होंगे, मिनिमम 10 मेंबर होंगे, और ये बहुत मुश्किल होगा कि 10 मेंबर्स की एक ही सलाह बने, सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है।
तो ओपिनियंस के रिगार्डिंग एक दूसरे से वो सहमत ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबके नज़रिए सोचने के अलग अलग होते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बेटा आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स जहाँ पर कुछ लोग मिलकर किसी कॉमन पर्पज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स होने चाहिए। अडल्ट मीन्स जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है। और जो ये मेंबर्स होंगे वो वॉलेंट्री एसोसिएशन होगा उनका, मीन्स वो अपनी मर्जी से मेंबर, दे विल बिकम द मेंबर्स ओनली विद देयर पर्सनल विश, दे कैन नॉट बी बर्डनड विद अनदर पर्सन, मीन्स उनको कोई अदर पर्सन फोर्स नहीं कर सकता कि वो मेंबर बने। और जो पैसा होगा वो मेंबर्स खुद लेके आएंगे। मेनली इनका जो मेन इनका एम होता है वो क्या होता है, जो मिडल मैन को प्रॉफिट जाता है वो बच जाए, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन जो मिडल मैन के थ्रू होता है उनसे बचना होता है। ये बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर कुछ पार्ट बचा होगा वो करेंगे, वरना नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस करेंगे। थैंक यू।